व्हेन इज़ वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? वर्ल्ड हेल्थ डे इसको हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 7 अप्रैल के दिन। 7 अप्रैल इसलिए क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO इसको स्थापित किया गया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, तो एक तरह से वर्ल्ड हेल्थ डे जो है WHO का फाउंडेशन डे है। इस साल 2023 में 75th एनिवर्सरी WHO की ये सेलिब्रेट की गई है। 2023 में थीम रखी गई है हेल्थ फॉर ऑल। यहाँ पर अगेन कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं अप्रैल के जो अभी तक हम कवर कर चुके हैं। 1 अप्रैल को ओडिशा फाउंडेशन डे और साथ ही RBI का फाउंडेशन डे होता है। 2 अप्रैल को होता है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। इसकी थीम है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स एट होम, एट वर्क, इन द आर्ट्स एंड पॉलिसी मेकिंग। 4 अप्रैल इस दिन होता है इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस और साथ ही महावीर जयंती भी इसी दिन सेलिब्रेट की गई थी। 5 अप्रैल होता है नेशनल मैरीटाइम डे। 7 अप्रैल को है वर्ल्ड हेल्थ डे। थीम हमने अभी देखी हेल्थ फॉर ऑल। विच टीम टॉप्ड द फीफा रैंकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओवर 6 ईयर्स? 6 साल में पहली बार फीफा रैंकिंग को टॉप किया है अर्जेंटीना ने, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक होगा। सेकंड पर रहा है फ्रांस, थर्ड पर रहा है ब्राज़ील, फोर्थ बेल्जियम और फिफ्थ रहा है इंग्लैंड। इसके अलावा नेदरलैंड्स, क्रोएशिया, इटली, पोर्तुगल और स्पेन, ये टॉप 10 कंट्रीज़ हमें देखने को मिली। एशियन कंट्रीज़ जो हैं उनमें जापान टॉप पर रहा है और इंडिया की पोजीशन देखें तो 101st पोजीशन, 101 नंबर पर भारत रहा है। ठीक है, टॉप किया अर्जेंटीना ने। विच कंट्री इलेक्टेड टू UN स्टैटिस्टिकल कमीशन? तो ये जो है इसमें भारत जो है इलेक्ट किया गया है UN स्टैटिस्टिकल कमीशन में। इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिकल कमीशन UNSC फॉर द 4-year टर्म, जो 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा। भारत सीक्रेट बैलेट के ज़रिए इलेक्ट किया गया, वहीं अर्जेंटीना, सीरिया लियोन, स्लोवेनिया, यूक्रेन, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया और US, ये सभी एक्लेमेशन के ज़रिए इलेक्ट किए गए। UNSC जो है स्टैटिस्टिकल कमीशन इज़ द हाईएस्ट बॉडी ऑफ द ग्लोबल स्टैटिस्टिकल सिस्टम। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है और स्टैटिस्टिकल सिस्टम जो है ग्लोबली इसको देखता है। CM द योगशाला प्रोग्राम इज़ लॉन्च्ड बाय विच स्टेट और UT? तो ये थोड़ा नाम से ही समझ में आ रहा है, पंजाब में ही बोलते हैं ना इस तरह से। तो CM द योगशाला ये पंजाब का है। योगा सिखाने के लिए इसको इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। इसका एम है टू क्रिएट अ मास मूवमेंट टू कार्व आउट अ हेल्दी एंड प्रॉस्परस पंजाब। इनिशिएटिव जो है इसको इनिशियली लॉन्च किया जाएगा 4 सिटीज़ में। ये हैं पटियाला, अमृतसर, लुधियाना और फगवाड़ा। ये योगशाला जो बनाई जाएंगी इनका फॉर्मेशन किया जाएगा अंडर अ पायलट प्रोजेक्ट और ट्रेंड योगा इंस्ट्रक्टर जो हैं वो इसमें फ्री योगा ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे लोगों को इन ओपन पार्क्स एंड अदर पब्लिक प्लेसेस। पंजाब के CM कौन है? भगवंत मान। यहाँ पर स्कीम्स जो स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं, पंख अभियान MP का है, चिराग स्कीम हरियाणा, सहाय स्कीम झारखंड, सफल स्कीम ओडिशा, आसरा पेंशन स्कीम तेलंगाना, एक तू खेलो एक तू पढ़ो स्कीम त्रिपुरा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना राजस्थान, अम्मा और बहिनी स्कीम है सिक्किम की, नारी को नमन हिमाचल प्रदेश की और हर घर गंगा जल ये स्कीम है बिहार की। विच इंडियन एयरपोर्ट इज़ द 9th बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड? तो ये है दिल्ली एयरपोर्ट जो कि 9th बिजिएस्ट रहा है वर्ल्ड में। और ये जो इंडेक्स एक तरह से रैंकिंग दी गई है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा और ये टॉप 10 दिए गए हैं बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड फॉर 2022। तो इसमें टॉप पर है हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, सेकंड है डलास फोर्ट वर्थ एयरपोर्ट, फिर है डेनवर एयरपोर्ट। ये सब देख सकते हैं। भारत का जो दिल्ली एयरपोर्ट या फिर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये 9th नंबर पर है, टॉप 10 में ये शामिल हुआ है। पंडित रविशंकर इज़ रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो ये जो हैं सितार से बिलोंग करते हैं पंडित रविशंकर, आपने याद किया होगा स्टैटिक पार्ट में आर्ट एंड कल्चर में। अभी हम इनकी बात इसलिए कर रहे हैं 7 अप्रैल यानी कल के ही दिन इनकी 103rd बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। इन्होंने म्यूज़िक की फील्ड में अपना बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है जिसके कारण 1999 में इन्हें भारत रत्न जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया था। इन्हें पद्म विभूषण 1981 में मिला था, पद्म भूषण 1967 में और संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड
ये भी 1962 में मिल चुका है। ठीक है, तो सितार प्लेयर हैं पंडित रविशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच स्टेट्स नगरी दुबराज राइस वैरायटी गॉट GI टैग। तो ये जो चावल की वैरायटी है रिसेंटली इसे GI टैग मिला है, छत्तीसगढ़ से ये एसोसिएटेड है। छत्तीसगढ़ का है नागरी दुबराज, एक एरोमेटिक राइस वैरायटी है जिसे GI टैग दिया गया है बाय द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। CM है छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, नए गवर्नर हैं यहाँ के बिश्वभूषण हरिचंदन। प्रेसिडेंट इनॉग्रेटेड द 2-day गज उत्सव 2023 इन विच स्टेट। प्रेसिडेंट कौन है हमारी, द्रौपदी मुर्मू। उनके द्वारा ये 2 दिन का गज उत्सव 2023 इसको इनॉग्रेट किया गया, कहाँ पर, असम में। ठीक है, और असम में भी काजीरंगा नेशनल पार्क जो है यहाँ पर इसको इनॉग्रेट किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है कि काजीरंगा नेशनल पार्क है कहाँ पर। ये जो गज उत्सव है इसे ऑर्गेनाइज किया गया है बाय वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये सेलिब्रेशन किस लिए किया जाता है, ताकि एलिफेंट का जो इकोलॉजी में रोल है इम्पॉर्टेंट, उसको मेंशन किया जा सके। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टर टॉप्ड इन 2023 टाइम 100 रीडर पोल। तो ये जो टाइम 100 रीडर पोल है बेसिकली क्या है ना, टाइम्स मैगजीन पढ़ने वाले जो रीडर्स हैं उनसे एक पोल करवाया जाता है कि वो किसे ज़्यादा देखना पसंद किया उन्होंने टाइम्स मैगजीन में, या किसको ज़्यादा उन्होंने देखना पसंद किया पूरे साल। तो 2023 में एक एक्टर हैं, इंडियन एक्टर हैं जिन्होंने टॉप किया, कौन है, शाहरुख खान हैं जिन्होंने इसको इस पोल में टॉप किया है। ठीक है, और भी लोग थे जो कंपटीशन में थे, जैसे कि रॉयल कपल प्रिंस हैरी और मेघन मार्कले थे, अर्जेंटीना के प्लेयर लियोनेल मेसी थे, मार्क जुकरबर्ग मेटा या फिर फेसबुक के फाउंडर, इन सभी लोगों को बीट करते हुए पीछे छोड़ते हुए शाहरुख खान जो हैं इसमें रहे हैं टॉप पर। सेकंड स्पॉट पर कौन रहा है, तो रीडर्स ने पिक किया है ईरानियन वुमेन को, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था फॉर मोर फ्रीडम इन द कंट्रीज इस्लामिक रिजीम। ठीक है, तो वो जो ईरानियन वुमेन प्रोटेस्टर्स थी उनको सेकंड नंबर पर रखा गया है, पहले शाहरुख खान हैं। टॉप 10 में ये भी आते हैं, ठीक है, टॉप 10 में आते हैं, लेकिन प्रिंस हैरी, लियोनेल मेसी, मार्क जुकरबर्ग टॉप 10 में ये भी शामिल हैं, बट टॉप किया है शाहरुख खान ने। I&B मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री एंड विच ई-कॉमर्स कंपनी कोलैबोरेटेड टू बूस्ट इंडियाज़ क्रिएटिव इकोनॉमी। तो I&B मिनिस्ट्री और साथ ही में अमेजन के बीच ये कोलैबोरेशन हुआ है टू बूस्ट इंडियाज़ क्रिएटिव इकोनॉमी। अमेजन प्राइम वीडियो जो है ये स्पॉन्सर करेगा स्कॉलरशिप्स, क्रिएट इंटर्नशिप प्रोग्राम्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट्स ऑफ द FTII एंड सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट। मिनिस्टर अभी कौन है, I&B हमारे अनुराग ठाकुर। महिला निधि इज़ द फर्स्ट एवर वुमेन्स कोऑपरेटिव फंड लॉन्च्ड बाय विच स्टेट और UT। तो ये जो है महिला निधि फर्स्ट एवर वुमेन्स कोऑपरेटिव फंड है, किसने लॉन्च किया था, राजस्थान गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था। अभी इसलिए इसकी बात हो रही है क्योंकि जो वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उनको अगर लोन चाहिए महिला निधि से, तो राजस्थान गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है कि 8% इंटरेस्ट सब्सिडी उनको लोन्स पर दी जाएगी। ठीक है, राजस्थान के CM अशोक गहलोत और गवर्नर हैं कालराज मिश्र। विच कंट्री विल बिकम द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट सोलर मैन्युफैक्चरर बाय 2026। ये कंट्री इंडिया है, हमारा भारत 2026 तक वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट सोलर मैन्युफैक्चरर हम बन जाएंगे। और ये किसने बताया है, रिपोर्ट एक पेश की गई है, पब्लिश की गई है बाय इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। इसी में ये बोला गया है कि अभी चाइना फर्स्ट पर है, जापान सेकेंड नंबर पर है, और हम जो हैं 2026 तक जापान को ओवरटेक करके सेकेंड लार्जेस्ट बन जाएंगे। और इसमें ये भी बोला गया है कि इंडिया की सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है 2020 में 10 गीगावाट से बढ़कर 2030 तक 50 गीगावाट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम फर्स्ट फीमेल एम्पायर टू ऑफिशिएट मेंस T20 इंटरनेशनल मैच। इनका नाम है किम कॉटन, ऑप्शन नंबर A यहाँ पर करेक्ट है। पहली वुमेन है ये टू सर्व एज एन ऑन फील्ड एम्पायर इन अ मेंस इंटरनेशनल मैच बिटवीन 2 फुल मेंबर टीम्स। और न्यूजीलैंड की बात हो ही रही है, क्यों हो रही है, श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच ये मैच था। तो न्यूजीलैंड की नई PM ये कौन है, क्रिस हिपकिंस हैं। हु ऑनर्ड विद यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023।
तो ये जो अवार्ड है इससे नित्या अब्राहम को ऑनर किया गया है। एक इंडियन अमेरिकन फिजिशियन हैं और ये जो अवार्ड है दिया गया है बाय अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन के द्वारा। शी द ऑर्डर ऑफ द वाइट ईगल इज़ द हाईएस्ट डेकोरेशन ऑफ विच कंट्री। तो ये जो है हाईएस्ट डेकोरेशन है पोलैंड का और ये रिसेंटली वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं उन्हें दिया गया है। ठीक है, पोलैंड के प्रेसिडेंट कौन है? ये हैं एंड्रेज डूडा, आप यहाँ इनको देख रहे होंगे। और 2022 में लिबर्टी मेडल ये भी ज़ेलेंस्की को ही मिला था। विच कंट्री रिमूव्ड एज होस्ट ऑफ 2023 फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप। तो ये कंट्री है पेरू, जिसको हटा दिया गया है, होस्टिंग इससे ले ली गई है वापस। द डिसीजन वॉज मेड फॉलोइंग एक्सटेंसिव डिस्कशंस बिटवीन फीफा एंड द पेरुवियन फुटबॉल फेडरेशन। Who has been re-elected as UEFA president unopposed till 2027? UEFA क्या है? यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। इसके प्रेसिडेंट के रूप में री इलेक्ट किया गया है अलेक्जेंडर कैफरीन को। 2027 तक यही रहने वाले हैं। 2016 में ये प्रेसिडेंट बने थे 4 साल के टर्म के लिए। ठीक है, वापस से इन्हीं को चुन लिया गया है। स्लोवेनिया के ये हैं। UEFA फॉर्मेशन इसका हुआ था 15 जून 1954 को और हेड क्वार्टर है न्योन, स्विट्जरलैंड में। विच स्टेट और यूटी रिपील्ड द लोकतंत्र प्रहरी सम्मान एक्ट। तो ये जो है लोकतंत्र प्रहरी सम्मान एक्ट कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश ने इसे रिपील कर दिया है। ठीक है। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली वोटेड टू बैन रेंटल ई स्कूटर्स। तो ये जो वोट फ्रांस में हुए थे, फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस है। तो वहाँ पर लोगों ने वोट किया इसके बैन के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को। विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड अ न्यू स्पाई सैटेलाइट नेम्ड ओफेक 13। तो ये जो है ओफेक 13 स्पाई सैटेलाइट है और इजराइल के द्वारा इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है। अब 13 है मतलब 13th एडिशन होगा। सीरीज़ है ओफेक जो है सीरीज़ है स्पाई सैटेलाइट्स की, जिसे इजराइल के द्वारा 1988 से ऑपरेशन किया जा रहा है। ठीक है, ऑपरेशन में ये है काम कर रही है 1988 से और अभी 13th इसका जो एडिशन है उसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, सक्सेसफुली ऑर्बिट में इजराइल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक गांधी सियासत और सांप्रदायिकता। तो ये जो बुक है गांधी जी के ऊपर लिखी गई पीयूष बबाले की बुक है। ये कौन है? ये जर्नलिस्ट टर्न्ड ऑथर है। ठीक है, और करेंटली हेड हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया डिपार्टमेंट के। इन्हीं के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, विच IIT विल होस्ट द यूथ 20 कंसल्टेशन अंडर G20 प्रेसिडेंसी। ये कौन सी IIT है? ये IIT कानपुर यूथ 20 कंसल्टेशन इसको ये करेगी होस्ट। G20 प्रेसिडेंसी के तहत हम देख रहे हैं बहुत सारी मीटिंग्स जो अलग अलग हो रही हैं, उनमें से ये भी एक है। ठीक है, तो बस इतना याद रखिएगा, IIT कानपुर के द्वारा इसको होस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजीता चानू इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो ये जो है वेट लिफ्टर हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। संजीता चानू वेट लिफ्टर हैं। हु हैज़ वन द कॉमनवेल्थ गेम्स ट्वाइस, has been banned for 4 years by the National Anti-Doping Agency, that is NADA, after she tested positive for banned drugs. तो नाडा क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। स्पोर्ट्स जितने भी स्पोर्ट्स प्लेयर्स होते हैं उनका टेस्टिंग करते हैं और ऐसे ड्रग्स अगर लेते हुए कोई प्लेयर्स पाए जाते हैं जो कि अनफेयर हो कंपटीशन के लिए, जो कि बैंड हैं, तो वहाँ पर एक्शन लेने का काम ये बॉडी करती है। ये नेशनल बॉडी है हमारी। एक इंटरनेशनल बॉडी भी है इसी तरह की, वो है वाडा। ठीक है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। उसका भी सेम काम है, बस वो इंटरनेशनल लेवल पर है और ये नेशनल लेवल पर है। नाडा का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। 24 नवंबर 2005 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। इन विच ईयर द स्टैंड अप इंडिया स्कीम वॉज लॉन्च। तो ये स्कीम जो है 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। To promote entrepreneurship at the grassroots level, focuses on economic empowerment and job creation primarily for women entrepreneurs. और अभी हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि 5 अप्रैल 2023 को इसने अपने 7 साल इस स्कीम ने पूरे कर लिए हैं।
ठीक है, बट इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 2025, 2025 तक इसके जितने गोल्स और टारगेट्स हैं उनको एक्सटेंड कर दिया गया है। हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड सागर सेतु ऐप, तो ये जो ऐप है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा लॉन्च की गई है। ये हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। सागर सेतु एक मोबाइल एप्लीकेशन है फॉर द नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल मरीन। तो लॉजिस्टिक्स के लिए जो भी सर्विसेज चाहिए, सर्विस कैटलॉग की ज़रूरत है, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, सर्टिफिकेशन, ट्रैक एंड ट्रेस फीचर, ये सारा कुछ इस ऐप में मौजूद देखने को मिलेगा। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ सेलिब्रेटेड इट्स डायमंड जुबली इन 3 अप्रैल 2023। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये है CBI, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पर। 3 अप्रैल 2023 को PM नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया डायमंड जुबली सेलिब्रेशन ऑफ CBI यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कहाँ पर किया इसे इनॉग्रेट? नई दिल्ली में किया। CBI को आप न्यूज़ में देखते ही रहते हैं। तो CBI जो है एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस एजेंसी है भारत की। इसे इस्टेब्लिश किया गया था बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कब किया गया था? 1 अप्रैल 1963 को। ठीक है, CBI के DG इस समय हैं सुबोध कुमार जायसवाल। विच स्टेट टॉप्ड द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022? तो इसका आंसर होगा कर्नाटका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। टॉप 5 स्टेट्स अगर देखें इसमें तो कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात और आंध्र प्रदेश। रिपोर्ट कौन सी है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 की। इसके बारे में देखें तो वही सेम चीज़ स्टार्टिंग में तो दी गई है। कर्नाटक जो है अचीव किया है टॉप रैंक अमंग 18 लार्ज एंड मिड साइज्ड स्टेट्स एज पर द जस्टिस डिलीवरी, नेमली पुलिस, जुडिशरी, प्रिजन्स एंड लीगल एड। टॉप 5 स्टेट्स हमने पीछे भी देखे। जो उत्तर प्रदेश है ये 18th पर रहा है, लास्ट लोएस्ट रैंक रही है उत्तर प्रदेश की। लिस्ट ऑफ 7 स्मॉल स्टेट्स की अगर बात करें जिनकी पॉपुलेशन है 1 करोड़ से कम, उसमें सिक्किम ने टॉप किया है, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश एंड त्रिपुरा। ये जो रिपोर्ट है बेस्ड होती है ऑन ओवरऑल डेटा ऑफ 4 पिलर्स ऑफ जस्टिस डिलीवरी, जो हमने स्टार्टिंग में यहाँ देखा ही था, पुलिस, जुडिशरी, प्रिजन्स एंड लीगल एड। और टाटा ट्रस्ट के द्वारा ये रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट किलिमंजारो इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ विच कॉन्टिनेंट। स्टैटिक पार्ट में आप लोग पढ़ते हैं ना, माउंट किलिमंजारो जो है अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाता है। इसकी हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अंजलि शर्मा जो हैं इन्होंने सक्सेसफुली चढ़ाई की है माउंट किलिमंजारो में, साउथ अफ्रीका में जो मौजूद है, वाइल वियरिंग अ ट्रेडिशनल गद्दी ड्रेस। और गद्दी कॉस्ट्यूम को पहनकर ये पहली इंडियन वुमेन है जिन्होंने ये जो सक्सेस है ये हासिल की है। गद्दी ड्रेस या फिर इसे लॉन्चड़ी भी बोलते हैं, ये एक ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम है फ्रॉम द इंडियन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से ही बिलोंग करती हैं अंजलि शर्मा, और ये ड्रेस पहनकर ये ऊपर गई हैं माउंट किलिमंजारो पर, और ऐसा करने वाली पहली इंडियन वुमेन बनी हैं। क्वेश्चन है हु वन द स्पेन मास्टर्स 2023 बैडमिंटन टाइटल। इसका आंसर है M तुंजुंग, ऑप्शन नंबर ए यहाँ ठीक हो जाएगा। ग्रेगोरिया मरिस्का तुंजुंग जो हैं एक इंडोनेशियन बैडमिंटन प्लेयर हैं और इन्होंने विमेंस सिंगल्स कैटेगरी में जीता है मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023 का फाइनल। ठीक है, इन्होंने किसे हराया है? तो PV सिंधु को हराया है, इसलिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, विच टीम वन द मेंस एंड वुमेन्स टाइटल्स इन द 4th एशियन खो खो चैम्पियनशिप। तो ये क्वेश्चन तो आई थिंक रिपीट हुआ है क्योंकि हम बहुत बार इसको कवर कर चुके हैं, और क्योंकि कवर कर चुके हैं मतलब आपको याद होना चाहिए। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको पता है तो अच्छी बात है, वरना रिवाइज की ज़रूरत है, रिविजन की, है ना। इसका आंसर होगा इंडिया। इंडिया ने 4th एशियन खो खो चैम्पियनशिप जो कहाँ हुई थी? असम में हुई थी, और असम में भी बक्सा डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। ठीक है, इसमें भारत ने मेंस और वुमेन्स दोनों ही कैटेगरीज में ये चैम्पियनशिप जो है इसको जीता है। ठीक है, फाइनल्स में इंडियन मेंस टीम ने नेपाल को हराया है, और अगर वुमेन्स टीम की बात करें तो यहाँ भी नेपाल को ही हराकर वुमेन्स टीम जो है ये चैम्पियनशिप जीती है। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ TIE राजस्थान। ये टाई क्या है? द इंडस एंटरप्रेन्योर्स। तो इसकी जो पहली वुमेन प्रेसिडेंट हैं शीनू झावर हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक है। द इंडस एंटरप्रेन्योर्स राजस्थान, इसने अपॉइंट किया है डॉक्टर शीनू झावर को एज द न्यू प्रेसिडेंट फॉर द टर्म ऑफ 2 years, और ये पोजीशन संभालने वाली पहली महिला हैं। ठीक है, फर्स्ट वुमेन है। यहाँ पर
विच स्टेट और यूटीज़ बशोली पेंटिंग हैज़ गॉट GI टैग। तो GI टैग वैसे भी इम्पॉर्टेंट होते ही हैं और फिर से एक न्यूज़ में आ गया है। तो ये जो बशोली पेंटिंग है, ये पेंटिंग जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती है और इसे रिसेंटली मिल गया है GI टैग। यहाँ पर आप ये पेंटिंग का एक एग्जाम्पल भी देख रहे हैं। ये पहाड़ी मिनिएचर स्टाइल की एक पेंटिंग है, ठीक है, जो कि इसके ब्राइट और बोल्ड कलर्स के लिए जानी जाती है। जम्मू कश्मीर की कठुआ डिस्ट्रिक्ट से ये मेनली बिलोंग करती है और इसे अभी जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल गया है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ GI दैट जम्मू रीजन गॉट GI टैग फॉर हैंडीक्राफ्ट। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी मनोज सिन्हा हैं। नेक्स्ट, विच नेशनल पार्क हैज़ गॉट फर्नेरियम फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये नेशनल पार्क कौन सा है? ये है एराविकुलम नेशनल पार्क। ये पहली बार ऐसा है कि किसी नेशनल पार्क में फर्न कलेक्शन जो है, फर्नेरियम जो है, ये मिला है, ठीक है। और कहाँ पर है ये एराविकुलम नेशनल पार्क? केरल में है। केरल के CM हैं पिनराई विजयन, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान और राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूंसी भी केरला में ही वायनाड जो है यही थी और जिससे उन्हें हटा दिया गया है। नेक्स्ट, रिसेंटली बेस्टाइल डे परेड इज़ इन न्यूज़, इट इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बेस्टाइल डे परेड जो है ये रिलेटेड है फ्रांस से। फ्रांस का आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, अगर वर्ल्ड हिस्ट्री आपके एग्ज़ाम में आता होगा तो आपने पढ़ा होगा थोड़ी बहुत फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, तो उसमें आपने शायद देखा होगा। नहीं देखा तो यहाँ देख लेते हैं। अभी हम इसलिए इसकी बात कर रहे हैं क्योंकि PM नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, उन्हें फ्रांस में बेस्टाइल डे परेड के लिए इनवाइट किया गया है। पेरिस में ये परेड होती है। कब होती है? 14 जुलाई को होती है। इसलिए 14 जुलाई को होती है क्योंकि 14 जुलाई 1789 की ये बेस्टाइल वाली जो घटना है ये हुई थी, ठीक है। फ्रेंच हिस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हमें देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि बेस्टाइल का किला एक वहाँ देखने को मिलता है हमें फ्रांस में। तो जब फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है ना, उस शुरुआत को इसी दिन से माना जाता है। जब बहुत सारे लोग, रेवोल्यूशन कैसे शुरू होता है? जब लोग किसी एक बात पर बहुत गुस्सा होते हैं और मिलकर क्रांति कर देते हैं ना, सत्ता को बिल्कुल चेंज करना या जो सिस्टम चल रहा है गवर्नमेंट का उसको चेंज करने के लिए एक साथ लोग आते हैं और धावा बोल देते हैं, ठीक है। तो वैसा ही कुछ हुआ था। लोग जो थे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे और जितने भी नाराज़ लोग थे उन्होंने वो बेस्टाइल का किला जो है उसकी दीवारें गिरा दी, उसमें सब तोड़ फोड़ कर दी और सारा कुछ तहस नहस कर दिया था, ठीक है। तो यहीं से यही एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ से फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत देखने को मिलती है। तो इसीलिए ये जो दिन है 14 जुलाई का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फ्रांस में माना जाता है। साथ ही जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाली कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी इसको फ्रेंच बेस्टाइल डे परेड जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। न सिर्फ फ्रांस में बल्कि फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाली जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो भी इसको करती हैं सेलिब्रेट। और यहाँ तक फ्रेंच भाषी लोग जो अलग अलग जगह पर रहते हैं वो भी इसको काफ़ी मानते हैं ना, इस दिन को एक नेशनल डे के रूप में, जैसे हमारे नेशनल डे है ना, उसी तरह से नेशनल डे फ्रांस का ये माना जाता है। तो ये हमने जान लिया। फिर फ्रेंच के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है विच कंट्रीज़ गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड अ बैन ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज पर बैन करने वाली कंट्री ये कौन है? ये है इटली। इटालियन गवर्नमेंट इसने अनाउंस किया है कि ये प्लान कर रहे हैं टू बैन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड इम्पोज हैवी फाइन्स ऑन इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट कंटिन्यू टू यूज़ इट। इससे पहले ChatGPT जो है उस पर बैन लगाया गया था, उसके कुछ वीक्स बाद ही हमें ये वाला अनाउंसमेंट भी देखने को मिला, ठीक है। ChatGPT आपने देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में भी आया था और सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा इसकी चर्चा हुई थी क्योंकि ChatGPT से UPSC का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ामिनेशन है वो सॉल्व करवाया गया था जिसमें ये फेल हो गया था, है ना। तो इसलिए इंडिया में हमने बहुत ज़्यादा इसके बारे में देखा था। फिर कई लोगों ने देखा भी होगा, सर्च किया होगा कि ChatGPT है क्या एक्चुअली। तो बेसिकली लैंग्वेज मॉडल है जो कि डेवलप किया गया है OpenAI के द्वारा, ठीक है। और जैसे होता है ना, कुछ कुछ ऐप्स में आपको ये सुविधा दी जाती है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेरीज अपनी पूछ सकते हैं और आप पूछते हैं तो फिर एक OpenAI, मतलब ये तो OpenAI के द्वारा डेवलप किया गया है, बट हम देखते हैं ना लैंग्वेज मॉडल के कुछ इस तरह का ही कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके एक चैट जो है वो क्रिएट होती है। हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तुरंत ही उसका आंसर आता है। तो उसी तरह से ये एक वही चैट मॉडल है
जिसको बैन कर दिया था इटली ने कुछ समय पहले, और अभी ये अनाउंसमेंट किया है कि इंग्लिश को भी बैन करने वाले हैं। इटली की पहली वुमेन पीएम कौन है? जॉर्जिया मेलोनी है। भारत में ये बताइए आप कि कौन से मौके पर इनको चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था? When is वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ये जो दिन है हर साल 2 अप्रैल के दिन सेलिब्रेट किया जाता है, और इसकी थीम 2023 में रखी गई है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स एट होम, एट वर्क, इन द आर्ट्स एंड पॉलिसी मेकिंग। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन है आरबीआई फाउंडेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर? आरबीआई का फाउंडेशन डे आप लोग याद करते होंगे, हमेशा ये 1 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 1 अप्रैल के दिन ही फाउंडेशन आरबीआई का जो है ये रखा गया था। फिर हम देखें आरबीआई के बारे में, तो 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन ये भी आता है नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई किस साल हुआ था? 1949 में। आरबीआई ने रिसेंटली अनाउंस किया है हार्बिंजर 2023, ये एक हैकाथन है। ठीक है, और थीम इस हैकाथन की रखी गई है इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई? आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये नए अपॉइंट किए गए हैं, तो इनका नाम क्या है? ये है नीरज निगम, और गवर्नर तो आपको पता है शक्तिकांत दास। तो आरबीआई के बारे में ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज ओडिशा डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ओडिशा डे ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 1 अप्रैल के दिन। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा का एज अ स्टेट फॉर्मेशन हुआ था। 1 अप्रैल 1935 वो आरबीआई है। और 2023 में कौन सा फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है? 88th फाउंडेशन डे ऑफ ओडिशा। विच कंट्री हैज़ बिकम द 31st मेंबर ऑफ नाटो? नाटो का 31वां मेंबर, अभी तक कितने थे? 30 थे, अब 31वां मेंबर ये फिनलैंड बन गया है, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। सेक्रेटरी जनरल कौन है नाटो के? जेंस स्टॉल्टनबर्ग, इन्हीं के द्वारा ये अनाउंस किया गया। अभी तक मतलब बहुत काफ़ी टाइम से ये प्रोसेस चल रहा था कि फिनलैंड को मेंबर बनाना है, लेकिन टर्की जो है वो अड़ा हुआ था, वो नहीं बनने दे रहा था। ठीक है, तो अभी फाइनली टर्की ने भी अपनी अप्रूवल जो है इसको दे दी है, तो इसी के साथ फिनलैंड नाटो का 31वां मेंबर ये बन गया है। और टर्की क्यों मना कर रहा था? क्योंकि रशिया जो है ना वो बहुत विरोध कर रहा था कि फिनलैंड रशिया का पड़ोसी फिनलैंड भी है, और वो नहीं चाहता था, रशिया नहीं चाहता था कि वो नाटो का मेंबर बने। बट अब फाइनली टर्की ने जो है वो अप्रूवल ये दे दिया है। विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट फेरी दैट रन्स ऑन लिक्विड हाइड्रोजन? दुनिया की पहली ऐसी नौका या फिर फेरी जो लिक्विड हाइड्रोजन पर चलती है, ये नॉर्वे के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इस वेसल का नाम क्या है? एमएफ हाइड्रा है। ठीक है, एक हाइब्रिड है जो यूज़ की गई है, बोथ बैटरीज और लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल सेल, दोनों ही चीज़ें इसमें इस्तेमाल की गई है। इसलिए तो कंट्री का नाम आपको याद रखना है, नॉर्वे ने इसको लॉन्च किया है। रुद्रेंद्र टंडन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीस। ग्रीस में भारत के अगले राजदूत जो है एम्बेसडर कौन ये हैं? रुद्रेंद्र टंडन है। ग्रीस की कैपिटल है एथेंस, करेंसी है यूरो, और इन एथेंस ग्रीस इन 1896 पहला मॉडर्न ओलंपिक गेम्स ये खेले गए थे, तो ये आपको याद रखना है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। विच स्टेट्स टी हैज़ रिसेंटली बीन ग्रांटेड अ यूरोपियन जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग? तो ये जो टैग है हिमाचल प्रदेश की चाय को मिला है, यूरोपियन कमीशन के द्वारा ये दिया जाता है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश की जो कांगड़ा टी है इसको दिया गया है, ये जो टी है अ यूनिक वैरायटी ऑफ टी ग्रोन इन द कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की ये कांगड़ा टी है जिसको जीआई टैग यूरोपियन कमीशन के द्वारा दिया गया है। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव 100% इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क? ये कौन सा स्टेट बन गया है? हरियाणा। मार्च 2023 में रेलवे नेटवर्क इन द स्टेट ऑफ हरियाणा इन इंडिया वॉज कम्प्लीटली इलेक्ट्रीफाइड बाय इंडियन रेलवेज, और इसी के साथ ये इस तरह का पहला स्टेट बन गया है जिसने अचीव किया है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इट्स रेलवे नेटवर्क। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर इसरो हैज सक्सेसफुली टेस्टेड RLV-LEX? इसरो का पहला रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जो है ये लॉन्च किया गया, कहाँ से? कर्नाटक से किया गया है। ठीक है, RLV-LEX क्या है? ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन, और चित्रदुर्ग कर्नाटक से इसे लॉन्च किया गया। बहुत बड़ी उपलब्धि है
रीयूजेबल रॉकेट्स लॉन्च किए गए हैं ना, रीयूजेबल व्हीकल, जिसको हम दोबारा से भी यूज़ कर सकते हैं एक बार लॉन्च करने के बाद। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। इन अ फर्स्ट इन द वर्ल्ड अ विंग्ड बॉडी हैज़ बीन कैरीड टू एन एल्टीट्यूड टू 4.5 किलोमीटर बाय अ हेलीकॉप्टर एंड रिलीज्ड फॉर कैरिंग आउट एन ऑटोनोमस लैंडिंग ऑन अ रनवे। बांदीपुर टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो आपको पता है कर्नाटक में है बांदीपुर। रिसेंटली इसने कंप्लीट किए 50 ईयर्स एज अ प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व। ठीक है, एस्टेब्लिश हुआ था 1930s में एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि टाइगर रिजर्व बना था 1973 में अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। और 2 कंटीजियस डिस्ट्रिक्ट में ये स्प्रेड करता है, मैसूर और चामराजनगर में। ठीक है, कर्नाटक के 2 डिस्ट्रिक्ट में देखने को हमें मिलता है। यहाँ पर टाइगर रिजर्व कुछ दिए गए हैं, तो आप इनको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट आते हैं, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशंस? इनका नाम क्या है? ये है अतुल आनंद, वाइस एडमिरल अतुल आनंद। इन्होंने चार्ज लिया है एज डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस। नेवी डे कब होता है? 4 दिसंबर। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं अभी आर हरि कुमार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं मनोज पांडे और चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं वी आर चौधरी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ? ओके, पीछे हमने डायरेक्टर जनरल देखे थे, है ना। वाइस चीफ कौन है? तो ये है संजय जसजीत सिंह। इन्हें जो है पोजीशन मिली है वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की एज पार्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ हाई लेवल चेंजेस इन द इंडियन नेवी। फिर इनकी बात करें, 2009 में इन्हें नौसेना मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2020 में इन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल भी दिया गया था। Which edition of the annual SLINEX 2023 bilateral maritime exercise was held between India and श्रीलंका? तो देखिए, ये तो पता ही है, श्रीलंका और इंडिया के बीच ये एक्सरसाइज होती है। श्रीलंका, SL से श्रीलंका, I से इंडिया। ऐसे तो आप पहचान ही जाएंगे, लेकिन अब देखिए ट्रिकी बना दिया क्वेश्चन को कि कौन सा एडिशन इसका 2023 में हुआ है। तो ये था 10th एडिशन। ठीक है, 10th एनुअल SLINEX 2023 बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका हुआ कहाँ पर है, ये भी आपको याद रखना है। ये कोलंबो श्रीलंका में इसको कंडक्ट किया गया है। और इंडियन नेवी की तरफ से इसमें INS किल्टन और INS सावित्री ने पार्टिसिपेट किया था। रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च द स्कूल चलो अभियान 2030? तो पिक्चर में देखकर ही आप समझ गए होंगे, उत्तर प्रदेश के जो CM हैं योगी आदित्यनाथ, वो दिखाई दे रहे हैं। तो यूपी के द्वारा ही और योगी आदित्यनाथ के द्वारा ही स्कूल चलो अभियान 2030 इसको लॉन्च किया गया है। और इसका एम है कि 100% एनरोलमेंट करना है प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल्स में। ठीक है, गवर्नर कौन है? यूपी की आनंदीबेन पटेल। इंडिया एंड विच कंट्री अग्रीड टू डू ट्रेड इन इंडियन रुपी? तो इंडिया और मलेशिया के बीच ये अग्रीमेंट हुआ है कि वो रुपी में ट्रेड आपस में कर सकेंगे, डॉलर की या किसी और थर्ड करेंसी की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। ठीक है, किस लिए किया जाता है? ताकि ट्रेड में आसानी हो और ग्रोथ हो सके ग्लोबल ट्रेड की, बायलैटरल ट्रेड की। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड ऑरिजिन्स ऑफ एम्पायर? तो ये जो बुक है हिस्ट्री के ऊपर लिखी गई है, नंदिनी सिंह के द्वारा ये लिखी गई है। और ये बुक रिलेशनशिप देखती है बिटवीन इंग्लैंड एंड मुगल इंडिया इन द अर्ली मॉडर्न पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ रिलीज्ड द रिपोर्ट टाइटल वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2022? ये जो रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी जो जिसे हम बोलते हैं, इसके द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है, इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि एवरेज इंडियन वुमेन जो एक होती है एजड बिटवीन 15 एंड 29, ये 5.5 घंटे ज़्यादा स्पेंड करती है डूइंग अनपेड लेबर, while a man between 15 and 29 spends about 50 minutes daily doing work that yields no money। मतलब अनपेड वर्क मतलब ऐसा काम जिसके लिए कोई मनी नहीं जनरेट हो रही है, कोई मनी नहीं क्रिएट हो रही है। तो ऐसा काम अगर हम 15 से 29 साल के पुरुषों में देखें, है ना, मेन में देखें, तो वो सिर्फ 50 मिनट्स करते हैं दिन में कोई ऐसा काम जिसके लिए कोई मनी नहीं मिलती या कोई मनी क्रिएट नहीं हो रही है। लेकिन वही महिलाओं की बात करें तो वो 5.5 घंटे दिन के काम करती हैं, ऐसा जो अनपेड है। और फिर आगे इस रिपोर्ट में बोला है कि एक सीनियर वुमेन अबव 60 स्पेंड्स 4 आवर्स अ डे डूइंग अनपेड लेबर। जैसे मान लीजिए कोई मतलब ओल्ड महिला है, 60 ईयर्स से ज़्यादा है उसकी एज, तो वो
दिन के 4 घंटे स्पेंड कर रही है अनपेड लेबर में, जबकि एक सीनियर मेन की बात करें, मतलब 60 अबव कोई पुरुष है, तो वो सिर्फ 1.5 घंटा स्पेंड कर रहा है किसी अनपेड वर्क में। तो ये अनपेड वर्क की एनर्जी जो है, अनपेड लेबर की एनर्जी पेड वर्क में लगाई जाए तो लड़कियां कितनी आगे हो सकती हैं। खैर आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारा थॉमस पास्ड अवे, हु वाज शी। सारा थॉमस जो है एक राइटर थी, इनकी मृत्यु हो गई है हाल ही में। ये 2 टाइम्स रेसिपिएंट भी रह चुकी हैं केरल साहित्य अकेडमी अवार्ड की। इनका जो नोटेड वर्क है नर्मदी पुदाव, इसके लिए इन्होंने केरल साहित्य अकेडमी अवार्ड 1979 में जीता था, और साथ ही इनको 2010 में भी अकेडमीज अवार्ड मिल चुका है फॉर हर ओवरऑल कंट्रीब्यूशन टू मलयालम लिटरेचर। विच स्टेट होस्टेड द G20 समिट ऑफ द स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार G20 समिट ऑफ द स्टेट ये किसने होस्ट की है, तो ये आपको याद रखना है, त्रिपुरा के द्वारा होस्ट की गई है। त्रिपुरा होस्टेड द फर्स्ट एवर G20 समिट ऑफ द स्टेट। मीटिंग जो है इसमें क्लीन एनर्जी फॉर ग्रीनर फ्यूचर, इसके बारे में बात की गई है। और समिट के बाद एक शो भी, लाइट एंड साउंड शो भी ऑर्गेनाइज किया गया G20 डेलीगेट्स के लिए एट द उजियंत पैलेस। चीफ मिनिस्टर कौन है त्रिपुरा के, मानिक शाह हैं ये। व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो वेस्ट ऑब्जर्व, ये जो दिन है ऑब्जर्व किया जाता है 30 मार्च के दिन, और रिसेंटली ही 2022 में ही अनाउंस किया गया है। दिसंबर 14, 2022 में UN जनरल असेंबली ने एक्नॉलेज किया सिग्निफिकेंस ऑफ ज़ीरो वेस्ट प्रोग्राम्स, और साथ ही अनाउंस किया कि 30 मार्च को सेलिब्रेट किया जाएगा एज इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो वेस्ट एवरी ईयर स्टार्टिंग फॉर 2023। 2023 से ही मनाया जाना इसको शुरू किया है, तो इस बार 2023 में ये पहला दिन है जो मनाया गया है। थीम 2023 में इसकी रखी गई है, अचीविंग सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंटली साउंड प्रैक्टिसेस ऑफ मिनिमाइजिंग एंड मैनेजिंग वेस्ट। इट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल डॉक्टर। इनका नेम है आनंदी गोपाल जोशी, और इसलिए हम इनकी बात करें क्योंकि 31 मार्च को इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, ठीक है। और ये पहली इंडियन वुमेन थी जिन्होंने रिसीव की थी एक डॉक्टरेट डिग्री इन वेस्टर्न मेडिसिन। इस साल 2023 में इनकी 158th बर्थ एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। व्हेन इज़ वर्ल्ड रेबीज़ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो ये जो है हर साल 28 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अब आप कहेंगे कि हम इस 28 सितंबर क्यों देख रहे हैं या फिर रेबीज़ डे क्यों देख रहे हैं, क्योंकि रेबीज़ से रिलेटेड एक न्यूज़ है जो रिसेंट में रही है। नेशनल रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, इसने एम रखा है टू प्रिवेंट एंड मैनेज केसेस ऑफ रेबीज़ इन इंडिया, और ये जो प्रोग्राम है इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड फ्री वैक्सीनेशन एंड इम्यूनोग्लोबुलिन ट्रेनिंग और ऑन एनिमल बाइट मैनेजमेंट, एनहांसिंग सर्विलेंस एंड रिपोर्टिंग एंड रेजिंग अवेयरनेस अबाउट रेबीज़ प्रिवेंशन। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, और साथ ही क्योंकि रेबीज़ प्रोग्राम जो है ये न्यूज़ में आया है, तो फिर वर्ल्ड रेबीज़ डे ये याद रखना तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 28 सितंबर को है, और 2022 में इसकी थीम रखी गई थी वन हेल्थ ज़ीरो डेथ्स। हु हैज़ अपॉइंटेड एज द फर्स्ट हेड ऑफ नासाज न्यूली एस्टेब्लिश्ड मून टू मार्स प्रोग्राम। ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं इनका नाम है अमित क्षत्रिय। अमित क्षत्रिय, अ डेकोरेटेड इंडियन अमेरिकन सॉफ्टवेयर एंड रोबोटिक्स इंजीनियर, इन्हें अपॉइंट किया गया है एज द फर्स्ट हेड ऑफ नासाज न्यूली एस्टेब्लिश्ड मून टू मार्स प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टू कंट्रीज़ हैव बीन सर्टिफाइड मलेरिया फ्री बाय WHO। ये 2 कंट्रीज़ हैं, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ये फ्री ऑफ मलेरिया या WHO के द्वारा सर्टिफाइड की गई हैं। अज़रबैजान में लास्ट केस जो मलेरिया का था 2012 में आया था, और ताजिकिस्तान में 2014 में आया था। उसके बाद एलिमिनेशन यहाँ पे पूरी तरह से कर दिया गया है, तो मलेरिया एलिमिनेशन सर्टिफिकेशन ये जो है दिया गया है WHO के द्वारा इन कंट्रीज़ को। और ये जो सर्टिफिकेशन है ऐसी कंट्रीज़ को दिया जाता है जिन्होंने शो किया हो ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया इन दैट कंट्री हैज़ बीन इंटरप्टेड फॉर एटलीस्ट 3 कंसिक्यूटिव ईयर्स। लगातार 3 सालों तक मलेरिया जो है वो ख़त्म हो गया है, ठीक है, ट्रांसमिट हो गया है। और सेकेंड कंडीशन इसकी होती है डिमॉन्स्ट्रेटेड द कैपेसिटी टू प्रिवेंट मलेरिया ट्रांसमिशन रीअकरिंग, ये दोबारा से वो शुरू ना हो जाए, इसके लिए भी उस देश ने ऐसे प्रयास किए हुए हैं। तो ये 2 आधारों पर ही ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है, और अज़रबैजान और ताजिकिस्तान दोनों को मलेरिया फ्री ये घोषित कर दिया गया है। हु हैज़ अचीव्ड द हाइएस्ट नंबर ऑफ फॉलोअर्स ऑन द ट्विटर, तो ये कौन दिख रहे हैं आपको,
खुद ट्विटर के ही CEO जो कि हैं एलोन मस्क, इन्होंने अचीव किए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉलोअर्स ऑन द प्लेटफॉर्म। इनसे पहले बराक ओबामा के थे, लेकिन अब नंबर 1 पर ये आ गए हैं। प्रीवियसली ही रैंक्ड 3rd आफ्टर बराक ओबामा एंड जस्टिन बीबर। ठीक है, तो अभी टॉप पर ये हैं जिनके सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं ट्विटर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बी बिल्ट। तो आपको पता ही होगा पहला जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेडियम कहाँ पर है, इंडिया में ही है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पर है, गुजरात में है। और जो तीसरा लार्जेस्ट है वो भी भारत में ही बन रहा है, जयपुर राजस्थान में। ठीक है, और वेदांताज हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है, इसने MOU साइन किया है विद द राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन टू बिल्ड वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन जयपुर। इस स्टेडियम का नाम जो है अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम होगा। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कौन सा है, नरेंद्र मोदी, और सेकेंड लार्जेस्ट है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। 3rd अब भारत में है फिर से। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक वॉर एंड विमेन। इस बुक के ऑथर कौन हैं, तो ये हैं M.A. हसन। ड्यूरिंग द 52nd सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल इन जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड, ये बुक जो है वॉर एंड विमेन, इसको लॉन्च किया गया। इसके ऑथर हैं M.A. हसन, और इसमें बंगाली वुमेंस जो हैं उनकी सफ़रिंग को हाईलाइट किया गया है, जो कि 1971 के वॉर के टाइम पर सेक्सुअल वायलेंस का शिकार हुई थी। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, विच स्टेट्स NGO तपोवन हैज़ बीन ऑनर्ड विद द चिल्ड्रंस चैम्पियन अवार्ड। तो ये जो NGO है तपोवन, ये असम का एक NGO है, और इसे चिल्ड्रंस चैम्पियन अवार्ड इससे सम्मानित किया गया है। इन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है बाय द दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ये रिकॉग्नाइज करता है इंडिविजुअल्स को और ऑर्गेनाइजेशंस को दैट हैव मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू चिल्ड्रंस वेलफेयर इन वेरियस एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिटीज़ आर टारगेटेड टू अचीव अ 3-स्टार गार्बेज फ्री रेटिंग बाय अक्टूबर 2024। तो 3-स्टार गार्बेज फ्री रेटिंग प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए 1000 सिटीज़ को टारगेट किया जाएगा अक्टूबर 2024 तक। ड्यूरिंग द इंटरनेशनल ज़ीरो वेस्ट डे, हमने देखा ना ज़ीरो वेस्ट डे सेलिब्रेट किया गया। तो भारत में जो नई दिल्ली है, नई दिल्ली में हरदीप सिंह पुरी, मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इन्होंने अनाउंस किया कि 1000 सिटीज़ को टारगेट किया जाएगा टू अचीव अ 3-स्टार गार्बेज फ्री रेटिंग बाय अक्टूबर 2024। और ये जो है ना गार्बेज फ्री रेटिंग, इसके लिए प्रोटोकॉल लॉन्च किया गया था जनवरी 2018 में, टू प्रमोट अ कॉम्पिटिटिव एंड मिशन ड्रिवन अप्रोच अमंग अर्बन लोकल बॉडीज़। इसी को आगे बढ़ाते हुए 1000 सिटीज़ को टारगेट किया जाएगा। रिसेंटली शेख मंसूर वॉज अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ये जो हैं अपॉइंट किए गए हैं UAE के वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन है UAE के, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। इन्होंने ही इनके भाई को अपॉइंट किया है एज द वाइस प्रेसिडेंट, जिनका नाम है शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान। UAE ने ही होस्ट की पहली I2U2 वाइस मिनिस्टीरियल मीटिंग। ICC का हेडक्वार्टर भी दुबई में है, और COP28 इसको भी दुबई ही होस्ट करेगा। What is the rank of India in Passport Index 2023 released by Financial Advisory Services firm Arton Capital? तो भारत की रैंक इस पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में है 144th। पासपोर्ट इंडेक्स 2023 रिलीज़ किसने किया, फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज फर्म आर्टन कैपिटल। इंडियन पासपोर्ट जो है 6 प्लेसेस नीचे चला गया है, 144th है भारत का इसमें रैंक। लास्ट टाइम 2022 में जो रैंक थी 138 थी भारत की। यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंडेक्स दिए गए हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ICG कंडक्ट्स रीजनल रिसर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज इन विच स्टेट। ICG क्या, इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इसने जो है एक रीजनल सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। इसका एम क्या है, टू सिम्युलेट अ रियल टाइम मैरीटाइम डिस्ट्रेस सिनेरियो एंड हाईलाइट द फंक्शनिंग ऑफ SAR ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ मास रेस्क्यू ऑपरेशन। ICG की इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो 1 फरवरी 1977 को इसकी स्थापना हुई थी। विच मिनिस्ट्री इशूड पहचान कार्ड्स टू 30.53 lakhs हैंडीक्राफ्ट्स आर्टिशंस। तो ये जो मिनिस्ट्री है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है, जिसके द्वारा हैंडीक्राफ्ट आर्टिसंस को पहचान कार्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं।
ये पहचान कार्ड्स 30.53 लाख हैंडीक्राफ्ट्स आर्टिसन को और 30.90 लाख हैंडलूम वेवर्स को दिए गए हैं अक्रॉस द कंट्री अंडर द पहचान इनिशिएटिव. द कार्ड होल्डर्स डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द ऑफिस ऑफ द डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम. पहचान कार्ड जो है ये एक इनिशिएटिव है टू इशू आधार लिंक आइडेंटिटी कार्ड्स टू हैंडीक्राफ्ट्स आर्टिसंस अंडर दिस इनिशिएटिव. ठीक है, तो आपको मिनिस्ट्री याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री इसका आंसर होगा. विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड इट्स नेशनल जीनोम स्ट्रैटेजी. तो ये कंट्री है UAE. इसने अपनी नेशनल जीनोम स्ट्रैटेजी को लॉन्च किया है टू प्रोवाइड अ कम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेटिव एंड गवर्नेंस फ्रेमवर्क टू सपोर्ट द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीनोमिक प्रोग्राम्स. और 10 साल के लिए स्ट्रैटेजी बनाई गई है. और साथ ही ये नेशनल जीनोम स्ट्रैटेजी जो है एमिरेट्स जीनोम काउंसिल इसको देखेगी. ठीक है, ये एक तरह से नोडल मिनिस्ट्री जैसे हमारे यहाँ होती है ना, नोडल एजेंसी, इसी तरह से एमिरेट्स जीनोम काउंसिल ये इसको ओवरसी करेगी. विच स्टेट सेलिब्रेट्स इट्स फाउंडेशन डे ऑन 30 मार्च. तो इसका आंसर होगा राजस्थान. राजस्थान 30 मार्च को अपना फाउंडेशन डे के रूप में सेलिब्रेट करता है. और 1949 में क्या हुआ था, 4 स्टेट्स जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और जैसलमेर ये राजस्थान का पार्ट बने थे. और फिर उसके बाद से राजस्थान को एज ग्रेटर राजस्थान के नाम से भी बोला जाता था. ठीक है, और 30 मार्च राजस्थान का फाउंडेशन डे. CM यहाँ के हैं अशोक गहलोत. गवर्नर इस समय हैं कालराज मिश्र. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ अ फर्स्ट टू स्विम फ्रॉम गेटवे ऑफ इंडिया टू एलिफेंटा केव्स. ये ऐसे पहले व्यक्ति हैं कृष्णा प्रकाश. ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट है. एज पार्ट ऑफ द ड्रोनिंग प्रिवेंशन अवेयरनेस कैंपेन ये एक IPS ऑफिसर हैं कृष्णा प्रकाश. ये गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर एलिफेंटा केव्स मुंबई में इन्होंने स्विमिंग की. इन्होंने ये जो स्विमिंग की इसको कंप्लीट किया. 16.20 किलोमीटर तक ये गए इन जस्ट 5 hours 26 minutes. और इस तरह से ये जाने वाले पहले इंसान बन गए हैं. इस तरह की हिस्ट्री इन्होंने क्रिएट की है. 2017 में इन्होंने कंप्लीट किया था आयरनमैन ट्रायथलन, वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स इन द वर्ल्ड. नेक्स्ट है, विच कंट्री बिकम्स शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डायलॉग पार्टनर. तो ये कंट्री कौन सा है, सऊदी अरब है. Saudi Arabian government has taken a significant step towards joining the Shanghai Cooperation Organization, a regional alliance dominated by China and Russia. तो SCO जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें डायलॉग पार्टनर अब ये बना है सऊदी अरबिया. सऊदी अरब के किंग कौन है, किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़. यही आप फोटो में भी देख रहे हैं इन्हीं को. और सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद. करेंसी यहाँ पर रियाद इस्तेमाल होती है. Who has been appointed as the new president of ASSOCHAM. ASSOCHAM के नए प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है, तो ये हैं अजय सिंह. ASSOCHAM फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया. 1920 में स्थापित हुआ था. हेडक्वार्टर है ASSOCHAM का न्यू दिल्ली में. Who has been signed by BCCI as its official partner for the upcoming IPL edition. तो ये है हर्बल लाइफ, ऑप्शन नंबर ए. और IPL का स्पॉन्सर कौन है, टाटा है. और IPL अब शुरू होने ही वाले हैं. 31 मार्च से 26 मई के बीच खेले जाएंगे मैचेस. और हर्बल लाइफ जो है स्पॉन्सर करता है मोर देन 150 वर्ल्ड क्लास एथलीट्स विच इंक्लूड विराट कोहली, मैरी कॉम एट्सेट्रा. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्टार स्पोर्ट्स. तो इसके नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रणवीर सिंह. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यहाँ पर. तो बस यही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ब्रांड एम्बेसडर इसके. हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ जिंदल स्टील एंड पावर. ये कौन है, तो नवीन जिंदल है. ऑप्शन नंबर सी हाँ ठीक है. चेयरमैन ऑफ जिंदल स्टील एंड पावर नवीन जिंदल. इन्हें ऑनर किया गया है विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वाज द दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना लॉन्च्ड. तो ये जो योजना है इसको लॉन्च किया गया था 25 सितंबर 2014 को. ठीक है, और यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट गिरिराज सिंह इन्होंने इनिशिएट किया कैप्टिव एम्प्लॉयर्स अ यूनिक इनिशिएटिव अंडर द दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना. ये कैप्टिव एम्प्लॉयर्स क्या हैं, तो ये ऐसे एम्प्लॉयर्स होंगे जो ट्रेन करेंगे रूरल पुअर यूथ को और एम्प्लॉय करेंगे ट्रेंड यूथ इन देयर कंपनीज़.
In the first phase, 19 captive employers are being engaged to provide jobs to over 1,000 rural youth. India and which country have held a bilateral meeting on defense cooperation? तो इंडिया और रोमानिया है ये दो कंट्रीज़ जिन्होंने आपस में बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन के लिए एक मीटिंग की है, ठीक है। और हमारे जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं गिरिधर अरामाने और साथ में रोमानिया की भी डिफेंस सेक्रेटरी, दोनों के बीच ये बायलैटरल मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन, मिलिट्री ट्रेनिंग एंड कोर्सेज, डिफेंस को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सभी कुछ डिस्कस किया गया। तो आपको याद रखना है इंडिया और रोमानिया डिफेंस कोऑपरेशन के लिए बायलैटरल मीटिंग। विच कंट्री हैज़ क्लोज्ड इट्स एम्बेसीज अक्रॉस द वर्ल्ड इन सपोर्ट ऑफ द स्ट्राइक? तो ये कंट्री है इज़राइल, जिसने अपनी एम्बेसीज जो हैं वो क्लोज़ कर दी हैं सारी कंट्रीज़ में। इंडिया में भी जो एम्बेसी है इज़राइल की वो भी बंद हो गई है, क्योंकि इज़राइल के खिलाफ बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है उसके खुद के सिटीजन्स के द्वारा। अभी हमने कुछ समय पहले देखा था इज़राइल के जो पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, ये वापस से री इलेक्ट हुए थे, है ना, और छठी बार ये आई थिंक छठी बार ये वापस से पीएम बने हैं। तो कॉन्फिडेंस इनका बहुत ज़्यादा बूस्ट पर है। तो इसी के चलते इन्होंने कुछ जुडिशियल रिफॉर्म कर दिए थे जो कि जुडिशरी की पावर को कम करते थे और इनकी पावर को थोड़ा बढ़ा देते थे। इसी के चलते इज़राइल में बहुत ज़्यादा हमें स्ट्राइक और बेंजामिन नेतन्याहू का बहुत विरोध देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि उनके खुद के भी कुछ लीडर्स थे, खुद की पार्टी के लोग भी थे जो उनके खिलाफ खड़े हो गए, खुद के मंत्री भी थे उनके ऐसे, ठीक है। और साथ ही में नेतन्याहू जो हैं ऑन ट्रायल हैं फॉर करप्शन इन 3 केसेस, तो ये भी एक बड़ी बात है। और इसके चलते भी उन पर 3 केस चल रहे हैं करप्शन के और ट्रायल पर हैं, उसके चलते भी उन्होंने जुडिशल रिफॉर्म करने की कोशिश की ताकि वो बच निकले इन सभी से। लेकिन लोग अभी काफ़ी अवेयर हैं, तो इसलिए सरकार या फिर कोई भी एक लीडर जो है मनमानी नहीं कर सकता है।